सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आ चुकी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज महज एक रिंग ऑफ फायर बन गया है। इस अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय खगोलीय नजारे का गवाह बनना अपने आप में बेहद दिलचस्प अनुभव है। सूरज पर छाए इस अंधेरे के मायने क्या हैं? इस सूर्य ग्रहण से कुदरत का कैलेंडर कितना बदल जाएगा? क्या मॉनसून अपना रास्ता भटक जाएगा? क्या ये ग्रहण गुजरने के बाद भूकंप, आंधी या तूफान आएगा? ग्रह, नक्षत्रों की चाल और सूर्य पर छाया ये अंधेरा आखिर क्या कहता है? हम अपने एस्ट्रो एक्सपर्ट्स और ज्योतिषाचार्यों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको देश के 8 शहरों से आई हुई सूर्य ग्रहण की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जब सुबह 10:15 पर सूर्य ग्रहण शुरू हुआ तो नजारा क्या था? तस्वीर एकदम अलग। सूरज चमकता हुआ नजर आया। और दोपहर 12 बजते ही गांधीनगर में क्या हुआ? आपके सामने दिल्ली, मुंबई, जयपुर, देहरादून, पटना, जम्मू, लखनऊ के साथ ही गांधीनगर की 8 तस्वीरें। मुंबई की तस्वीर सुबह 10:20 पर ऐसी थी कि मानो ऊपर से हल्का सा इसे कट कर दिया गया हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे सूरज को ऊपर से थोड़ा सा छिपा दिया गया। जयपुर में यही थोड़ा सा और ज्यादा दिखाई दिया। देहरादून में तो ये चांद का आकार बन गया सूरज। और वहीं अगर आप तस्वीर देखिए पटना की, तो यहां पर भी अच्छा खासा असर सूर्य ग्रहण का दिखाई दिया। जम्मू में तस्वीर देखिए, एकदम लाल नजर आता है सूरज। तो वहीं लखनऊ में रिंग ऑफ फायर, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, पूरा सूर्य ग्रहण और बस इस चांद के किनारों से झांकते हुए सूरज की रोशनी को हम देख पा रहे हैं। और अब काठमांडू से लेकर कोयम्बटूर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने पीले रंग की एक ड्राइंग सी बना दी हो। ये सूरज है जो चांद जैसा दिखता है। चांद तो काला हो गया, जो सूरज की ऊर्जा से खुद चमकता है वो आज काला नजर आ रहा है। काठमांडू से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग कोने के अलावा इस वक्त नेपाल में किस तरीके का नजारा है वो आप देख रहे हैं। और जब हम अलग अलग देशों की भी बात करते हैं तो आचार्य जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अलग अलग देशों पर इसका असर क्या होगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम वास्तु की हम बात कर रहे थे और हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमने यही बोला था कि क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर घर के अलग अलग कोने पर अलग अलग तरीके से होता है, जीवन पर अलग अलग तरीके से होता है। तो डॉक्टर अमरीश जी, ये जरा समझाएं कि जब ये सूर्य ग्रहण अपने चरम पर है तो हमें किन बातों का ख्याल अपने घर में रखना चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा सा वो मंत्रोच्चार वाली बात भी एक बार थोड़ा एक्सटेंशन कर देता हूं मंत्रोच्चार की, कि मंत्र में एक ताकत है और एक यूनिवर्सल मंत्र है जो राशि के हिसाब से बताया वो बिल्कुल बराबर है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर कपल ऑफ यूनिवर्सल मंत्रस, जिसको हम बोलते हैं भक्तामर का एक पर्टिकुलर मंत्र है विच इज एक्सेलेंट फॉर एक्सेलेंट हेल्थ। मतलब काफी इवन जिन लोगों को कैंसर वगैरह थी उनकी बीमारियां भी ठीक हुई है। मैं समझता हूं कि जो लोग अस्वस्थ हो, ये भक्तामर का 45वां श्लोक यदि कर सकते हैं, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नम स्वचाम दशाम उपगता शुत जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। तो ये अपने आप में आपका इतना औरा बड़ा कर देगा कि आपके अंदर में कोई विशुद्धियां घुस ही नहीं सकती। और मंत्रों की बात को और आगे ले जाते हुए कि अगर धन, वैभव या अबंडेंस की इच्छा है तो उसका जो 48वां श्लोक है, स्तोत्रम सृजम तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धाम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम दत्ते जनो य इह कंठ गता मजस्रम तंग मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी की जो बात है, अबंडेंस की बात है, वो सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, सब टाइप का ओवरऑल हैप्पीनेस यदि बिल्कुल सुख समृद्धि की जब हम बात करते हैं तो वो अच्छी सेहत से होती है, वो अच्छे खान पान से होती है, वो नियम के साथ चलने से होती है। और वही नियम और कायदे क्या होने चाहिए हमारे जीवन के, वो तमाम ज्योतिषाचार्य महंत हमें सब समझा रहे हैं। आचार्य इंद्र प्रकाश जी, ये जो ये कहा जा रहा था ना कि भूकंप लगातार भारत देश ने देखे हैं और भी देशों ने देखे हैं, कोई ये कह रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के चले जाने के बाद बहुत सी और त्रासदियां आएंगी। ज्योतिष क्या कहता है? देखिए मीनाक्षी जी, जब 3 प्लैनेट्स की
गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे की लाइन में आएगी, तो जो नेचुरल आपकी नॉर्मल जो रूटीन लाइफ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसमें कुछ डिस्टरबेंस होगा। इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। और इस समय तो खासतौर से यूनिवर्स में बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह भी उल्टे चल रहे हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो भी प्लैनेट अर्थ के गुरुत्वाकर्षण को डिस्टर्ब कर रही है। तो इसका पृथ्वी के केंद्र पे भी असर आता है, पृथ्वी के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स पे भी असर आता है। आप वैसे भी देखो, दो बड़े बड़े मैग्नेट रखो और बीच में एक छोटा सा मैग्नेट, तो मैग्नेट थरथराने लगता है बीच वाला, है ना। तो वैसे ही जब ये तीन प्लैनेट्स एक सीध में आते हैं तो इन तीनों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज्वाइन करती हैं, तो जो प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल प्रवाह है जीवन का, उस नेचुरल प्रवाह में व्यतिक्रम हो जाता है। उस नेचुरल प्रवाह के व्यतिक्रम से कई बार चक्रवात देखने को आते हैं, कभी तूफान देखने को आते हैं, कभी भूकंप देखने को आते हैं। ये सामान्य बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई हमें डर जाना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ क्यों कहा गया, देखिए भारतीय मनीषा इतनी प्रगल्भ थी कि सब लोग मंत्र पाठ करो, क्यों? सामूहिक प्रार्थना में अत्यंत बल है, सामूहिक प्रार्थना में अत्यंत बल है। अगर पूरा देश एक साथ प्रार्थना करेगा तो वो सामूहिक प्रार्थना हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सेटल कर देगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मंत्रों का पाठ किया जाए, सामूहिक रूप से किया जाए, और ग्रहण से आने वाली जो व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाते हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे, उन व्यतिक्रमों को सेटल किया जा सके। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी बात को साफ कर दिया। एक और सवाल है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है आचार्य जी कि वॉर के जो बादल हैं, जो युद्ध के बादल हैं, वो सूर्य ग्रहण के होने की वजह से और ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। तो इनका आपस में कोई कनेक्शन है, या फिर ये परिस्थिति ऐसी है जो ग्रहों की चाल की वजह से आई है? देखिए, नेचर में जो कुछ भी हो रहा है सबका एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। प्रकृति में जो कुछ भी घटित हो रहा है, देखिए जो ऋत्विक है, जो इस ऋत का स्वामी है, जो इस रिदम का स्वामी है, उस परम पिता को ये सब मालूम है कि कब यहाँ पृथ्वी इसके सामने आएगी, कब ग्रहण पड़ने वाला है, और अकॉर्डिंगली उसके संदर्भ में तमाम घटनाक्रम घटित होने लगते हैं, उनकी भूमिकाएं बनने लगती है। अभी आप पिछले 2 महीने में देखो भारत में कितने भूकंप आए। लग रहा था कि मदर अर्थ एक सस्पेंशन क्रिएट कर रही है कि कोई बड़ा भूकंप ना आ जाए। ये पृथ्वी जो हमारी माता है, ये छोटे छोटे बहुत से भूकंपों में उसने बांट दिया उसे। तो इससे ये सब चीजें काउंट करती है, और ये चीजें हमेशा, ये जो हमारी मनीषा ने बताया है, जो हमारा सनातन वांग्मय बताता है, जो हमारे साधु संत जिसकी अनुशंसा करते हैं, हमारे तमाम साधु, इस समय जल में स्नान क्यों करना चाहिए? क्योंकि H2O हाइड्रोजन हमारे कॉस्मोस का सबसे बड़ा क्लींजर आयन है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं और अभी जो युद्ध के बादल मंडराने की आप बात कर रही हैं, स्वाभाविक है, चीन का अपना समय पूरा हो चुका है। 247 बिफोर सेंचुरी, ये देखिए, अभी हमने आपको एक रिसर्च हमने की थी, ये मैकगिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबिन D.S. येट्स कोट करते हैं प्रोफेसर जेफरी रीगल को, जिन्होंने चीन के डॉक्टर यून के साथ मिलकर के ये रिसर्च दी थी कि 247 BC में चीन प्रांत में ली सू नाम का व्यक्ति जब यिनजेंग बना, और उसने चीन के चिन, झाओ, वेई, हान, चू, येन और ची को मिलाकर मौजूदा चीन का साम्राज्य का गठन किया। उस समय के संस्थापना की ज्योतिषीय गणनाओं को अगर किया जाए तो अब चीन के टूटने का समय आ गया है, अब चीन के बहुत से पार्ट्स में बढ़ जाने का समय आ गया है। तो अब वही है कि जब इसकी तो शहर के समय भागता है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अगर वो भारत से युद्ध करना चाहता है, आचार्य जी, अब जो मौजूदा प्लेनेटरी सिचुएशन है, चीन की परिस्थिति तो क्या होगी ये भविष्य के गर्भ में है और दुनिया देखेगी भी, लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो अद्भुत है। अबू धाबी से आई हुई ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जब सूर्य ग्रहण लग रहा था, जब धीरे धीरे चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच आ रहा था, तब ये तस्वीर देखिए। ऐसा बाएं तरफ से धीरे धीरे सूर्य को ढकता हुआ चंद्रमा नजर आता है। तो वहीं अब दूसरी तस्वीर देखिए, अब धीरे धीरे
चंद्रमा सूरज को पूरी तरीके से उससे अलग हो चुका है, उसकी छाया से हट चुका है और अब सूरज एक बार फिर से चमकता हुआ नजर आ रहा है। बहुत थोड़ा सा असर अब इस सूर्य ग्रहण का दिखाई दे रहा है। स्वामी राजेश्वरानंद जी, जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्या सूर्य ग्रहण का असर प्रकृति पर पड़ता है, और अगर ये पड़ता है तो ये भी कहा जा रहा है कि मॉनसून जो है अब वो शायद कुछ अलग तरीके का अपना रंग दिखाएगा। कई इलाकों में हो सकता है बारिश ना हो और कई इलाकों में तो ऐसी परिस्थिति होगी कि तूफान के बादल मंडराएंगे। स्वामी राजेश्वरानंद जी, अगर आप मुझे सुन पाए हो। जी जी जी, प्रकृति पर इसके असर की बात पूछ रही हूँ कि कई लोगों का ये मानना है कि इस सूर्य ग्रहण की वजह से कहीं तो तूफान होगा और कहीं एक एक बूंद के लिए लोग तरस जाएंगे पानी की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई, क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है और ज्योतिषाचार्य भी यही कह रहे हैं कि इस घटना के बाद कई जगह अपने आप में आकाशीय घटना तो घटेगी ही, भूकंप भी घटेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण काल है उसमें प्रकृति प्राण के साथ जुड़ी हुई है। ये प्रकृति और प्राण को अलग नहीं कर सकते। धर्म ये कहता है, आध्यात्मिक जगत भी यही कहता है कि जीवन के अंदर अपने आप में कितनी भी घटनाएं हैं, जो घटना आकाशीय घटना में घटी हुई है वो पूर्ण रूप से उस घटना को लेकर के हम बात करें तो इसकी घटना का एक्शन और रिएक्शन हमारे समाज में आएगा ही आएगा। कई जगह अपने आप में हम देखेंगे तो पूर्ण रूप से इस बात को लेकर के हम देखते हैं तो पूर्ण रूप से कई जगह बारिश भी आ रही है, कई जगह बारिश कम हो रही है, और इस बात को जब हम कार्य पद्धतियों में देखेंगे तो प्रकृति को पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। जी, डॉक्टर अमरीश, जब मैंने सूखे पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी तब कई सारे वैज्ञानिकों से मेरी चर्चा उस दौरान हुई थी और उस चर्चा के दौरान ये समझ में आया था कि ऐसा नहीं है कि भारत देश में बारिश बराबर नहीं हो रही है, बारिश हो रही है और जितना पानी आना चाहिए उतना पानी भी आ रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अनइवन है। कहीं पर अच्छी होती है तो कहीं पर बहुत ज्यादा होती है और कहीं पर बिल्कुल ही नहीं होती है, जिसमें महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है जो सूखे से बहुत ज्यादा ग्रसित होता है। अगर हम प्रकृति पर इस सूर्य ग्रहण की छाया की दृष्टि से बात करें तो आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, मेरा रवैया जो है वो एक एनर्जी डायनामिक्स का है। मैं समझता हूं कि एक बुनियादी तौर पे अगर आप भारत का पूरा नक्शा देखेंगे तो उसका जो एनर्जी फ्लो, जो स्थापित एनर्जी एक्सेप्टेबल जो फ्लो है कि आपका नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए या साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, वो उससे बिल्कुल विपरीत है। तो इसका मतलब यह है कि चैलेंजेस तो हमेशा आती रहेगी। सवाल यह है कि क्या अपन इसको बैलेंस कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है एक्चुअली अपने को सब कलेक्टिव माइंड इसमें यूज करना चाहिए। बिकॉज जैसे अपने बॉडीज के जब चक्रास इम्बैलेंस होते हैं तो बॉडी खराब हो जाती है, तो उसके चक्रास बैलेंस होते हैं। उसी तरह कोई भी एक भवन का चक्रास इम्बैलेंस हो जाता है तो भवन में खराबी होती है। उसको यदि हम बैलेंस कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंज, तो क्या अपन ये भारत को पूरा विश्व, भारत को एक पूरा खंड समझ के क्या उसके अपन चक्रास आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या? अगर वो चक्रास आइडेंटिफाई किया जाए और उसको यदि एक्टिवेट किया जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो कुदरती विपदा है उसको तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप में ज्यादा सक्षम बन सकते हो क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपके वाइटल पॉइंट्स बैलेंस होंगे। तो मैं समझता हूं कि अपने को ये डेफिनेटली ये इस दिशा में ध्यान देना चाहिए जिस पे अपन एक्चुअली बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर अमरीश, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जैसे योग और ध्यान के जरिए हम अपने शरीर के चक्र को बैलेंस करते हैं, जो 7 चक्रों की आप बात कर रहे हैं। योग और ध्यान के जरिए हम अपने शरीर के चक्र को जैसे बैलेंस कर सकते हैं, मन आत्मा शरीर के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, वैसे देश के चक्र क्या होंगे और ये कैसे, मतलब इसे ढूंढा जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? देखिए, इसके आइडेंटिफाई का तरीका है, जैसे हम लोग इवन 1-1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंगों का चक्रास आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसका ब्रह्मस्थान आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके एक स्थापित रूल्स हैं, तो उसके गैजेट्स आते हैं। आप उस गैजेट से कोई भी भवन की अगर स्कैनिंग करेंगे तो आपको चक्र का लोकेशन पता चल जाएगा। उसी तरह ये एक बड़ा भवन ही है, समझ लीजिए भारत खंड जो है
इट्स अ बिग एंटिटी। उस एंटिटी की भी बाउंड्री है, जिसकी बाउंड्री है उसका आप चक्रा निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो, वाइटल पॉइंट जिसको बोलते हैं। डॉक्टर अमरीश जी, माफ करिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, क्योंकि ये जो 3 तस्वीरें हैं ना, ये बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं, ये दर्शकों को देखनी चाहिए। आप देखिए, अबू धाबी जहां पर सबसे पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया, अब वहां पर सूर्य एकदम उजला हुआ, जिसे कहते हैं ऑरेंज, नारंगी रंग का गोला एक नजर आ रहा है। अबू धाबी में सूर्य ग्रहण लगभग खत्म हो चुका है। तो वहीं एक और ये तस्वीर, ऐसा लग रहा है घना अंधेरा छाया हुआ है और बस हल्की हल्की उजली किरण बादलों के पीछे से झांकती हुई नजर आएगी। और कौन ये कहेगा कि ये दिन का समय है और सूरज ने चांद को ढका हुआ है, बल्कि ये तो तस्वीरें ऐसी लगती है देखकर कि मानो कोई चांदनी रात हो जहां पर चांद आधा नजर आ रहा हो। कोलकाता की ये तस्वीरें हैं, भरी दोपहरी में रात का एहसास है ये, और अंधेरे में जैसा कि मैं कह रही थी कि वो चांदनी रात से नजर आ रही थी कि जब चांद अधूरा होता है और उसके सामने से बादल गुजरते हुए जाते हैं, हल्की हल्की मध्यम रोशनी सी नजर आती है। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, अलग अलग अद्भुत तस्वीरें हैं। यहाँ पर सूर्य अपनी पूरी ऊष्मा के साथ नजर आ रहा है, आकाश में चमकता नजर आ रहा है, लेकिन जब और ज्यादा आप ध्यान केंद्रित करते हैं तब ये पता चलता है कि चांद ने तो सूरज को ढक रखा है। अबू धाबी में सूर्य ग्रहण का असर तकरीबन खत्म होने को आया है और वहीं काठमांडू और लखनऊ की भी अलग अलग तस्वीर देख रहे हैं हम। आचार्य जी, हम जब बात कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि अलग अलग देश की भी एक अलग अलग स्थिति होती है और उसी के हिसाब से सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो या कोई भी खगोलीय घटना होती है, उस देश पर उसका असर पड़ता है। भारत देश की अगर स्थिति की हम बात करें तो आने वाले समय में ये सूर्य ग्रहण किस तरीके के असर दिखाएगा? देखो, बात केवल ग्रहण की ही नहीं है, आकाश में 9 ग्रह और हैं। सूर्य ग्रहण तो केवल सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक संयोग के कारण पड़ा। तो एग्जैक्टली केवल एक सूर्य ग्रहण को ही आप आधार बना के कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपको ये भी देखना पड़ेगा गुरु कहाँ है, शनि कहाँ है, बुध कहाँ है और चंद्रमा कहाँ है, और भी प्लैनेट्स आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन जिस समय ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, यह बात महत्वपूर्ण है कि ये 2 नक्षत्रों में है। मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होकर आर्द्रा नक्षत्र में समाप्त हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके जिस समय घटित हो रहा है उस समय गुरु भी वक्री है, उस समय शनि भी वक्री है, और तो और भोग विलास, ऐश्वर्य, सौंदर्य, एस्थेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का देवता शुक्र भी वक्री है। बुद्धि, वाणी, चातुर्य और जीवन में जो कुछ भी विपणन, जो भी जीवन का व्यापार है, उसका स्वामी बुध भी वक्री है। तो राहु और केतु तो हमेशा वक्री रहते, बाकी 4 ग्रह और वक्री होने से ये जो आकाशीय संसद है ये इस तरफ इंडिकेट कर रही है कि ये ग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके नतीजों को सावधान होकर देखना चाहिए और भविष्य का मार्ग सम्यक रूप से प्रशस्त करना चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें मौजूदा स्थिति के ग्रहों के आकलन को इस ग्रहण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमको किसी तरह से इस ग्रहण को महत्वपूर्ण मानना चाहिए जी। एक छोटे और महत्वपूर्ण मान करके अपने फैसले लेने चाहिए। देखो, डरने की कोई बात नहीं, डरने की बात लेकिन आप इसकी उपेक्षा मत कीजिए। डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये एक खगोलीय घटना है, हमें इससे समझ के साथ साथ किन नियमों के साथ हम इसका एक अच्छा असर अपने जीवन में ला सकते हैं, वो क्या मंत्र होने चाहिए, वो वास्तु के क्या नियम होने चाहिए, वो हमारे जीवन के संचलन के क्या क्या नियम होने चाहिए, ये सभी धर्म के ज्ञानी, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री हमें समझा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हो रहे हैं फौरन हासिल।